अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के सिफारती महाज पे जो मामला चल रहे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी हर वक्त मामला चलते ही रहते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि बानी तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ केसेस थे और अदालत ने आज ये कहा कि आप फैसला कर लें कि सजा सस्पेंशन के ऊपर आपने दलाइल देने हैं या कि जो मरकजी अपील है 190 मिलियन पाउंड केस की उसके ऊपर आप जाएंगे। अभी फैसला होना बाकी है। अदालत ने कहा इस बारे में वो ऑर्डर जारी करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा एक और अहम मामला है और वो ममनुआ फंडिंग केस है, जिस हवाले से एफआईए ने बाकायदा जो चालान है वो सबमिट कर दिया है। तो क्या अब ये कहा जाए कि एक और ट्रायल और एक और सजा होने वाली है? इससे हटकर पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों को लेकर एक बार फिर कहा जा रहा है कि उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आप सिफारती सतह पे बहुत सारी कामयाबियां समेट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी उससे कैसे बेनिफिशरी हो सकता है या उन कामयाबियों को डोमेस्टिकली हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। फिर तहरीक इंसाफ के पास कोई स्ट्रेटजी है एज ए ऑपोजिशन के गवर्नमेंट को वो काउंटर करे और उनको अकाउंटेबल बनाए, या इस गवर्नमेंट को दूर दूर तक कोई चैलेंज नहीं है? और उससे भी कहीं ज्यादा तहरीक इंसाफ के अपने घर के अंदर ऑर्डर ठीक नहीं है? क्या उनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, जिसकी वजह से लाहौर में 2 मई को आपने जलसा करना था, उस जलसे को आपने मनसूख कर दिया, लेकिन अब 6 मई को आप मानसेरा में जलसा करने जा रहे हैं। जलसे आपने पहले भी किए हैं, उन जलसों से आप अचीव क्या करेंगे? क्या आप इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए कुछ स्पेस हासिल कर सकते हैं, या फिलहाल हुकूमत जो इतनी कॉन्फिडेंट है खासकर सिफारती कामयाबियों के बाद, उसको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं है? इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। मेरे साथ आज 4 सीनियर साफी और तजज़ियाकार मौजूद है। मैं तारुफ करवा देता हूं। इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब सीनियर साफी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सना मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियो में अफसा कोमल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अफसा साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज जो है वो मुनीफ फारूक साहब आपसे करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के केसेस हैं, अगर इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके आपसे पूछूं, ये केसेस का फैसला वाकई ही अदालतों ने और जजों ने करना है? इस मामले ने सेटल डाउन अदालतों के अंदर ही होना है? बहुत शुक्रिया उमर आपका। देखिए, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो कोई भी केस, उसका फैसला तो बहरहाल अदालतों में ही होता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो तारीखी तौर पर और जो जमीनी हकायक हैं उनको जब हम देखें तो अदालतें इन आइसोलेशन काम नहीं करती। वैसे तो होना तो यही चाहिए कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे शुड बी डिवोर्स्ड फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज, और सिर्फ अपने जो काम है कानून के मुताबिक, मैं तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ज़मीर के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। जो आईनी हदूद क़यूद है उनके मुताबिक फैसले होने चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि बहुत से केसेस बनते ऐसे हैं, बहुत से केसेस के अंदर मसला ये होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर शायद बात इतनी सादा नहीं होती। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर फिर बहुत सारी चीजें, कुछ समझें कि 15-20% मवाद होता है, बाकी जबरदस्ती का भी डाल दिया जाता है। जो एसेंशियली जो हमारे सामने केस है वो जो 190 मिलियन पाउंड का, इसके अंदर इमरान खान साहब की हद तक तो चले, वो उनके पास वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुल्क के, और उनके हवाले से अगर हम उस एलिमेंट को अलहदा भी कर लें जो नैब ने अपने या अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर लिखा है, अगर आप उसको पढ़ें मुकम्मल तौर पर, तो जो एक अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है वो तो क्लियरली फ्रॉम द फेस ऑफ इट एस्टैब्लिश होती है कि एक इख्तियार को इस्तेमाल किया गया और एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ किया गया। दूसरी मिसाल ये है कि क्या किसी और के लिए आज तक या किसी और वजीर आजम ने किसी के लिए ये एक्सरसाइज अथॉरिटी की, तो उसका जवाब नफी में मिलता है। तीसरी बात यह है कि ये अपने नौयत की एक निहायत ही मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट थी जो कि की गई। अब इसके अंदर जो बाकी चीजें नैब ने साथ उसके एक जो क्रिमिनलिटी अपनी तरफ से जो उन्होंने ऐड की, वो ये की कि जो कोई जमीन थी और उसमें फिर फरा गोगी का एलिमेंट, फिर उसमें बुशा बीबी साहिबा को भी बीच में डाल दिया गया। मुझे फ्रॉम द डे वन, मैं इख्तिसार से अर्ज करूंगा कि जो बुशरा बीबी वाला एलिमेंट है वो मुझे कमजोर नजर आता है, और वो मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल मेरिट पर चलें तो शायद अब पहले कम से कम उनकी सजा मुअत्तल हो जानी चाहिए थी और उनको तो बेल पे बाहर आ जाना चाहिए था इस केस के। ठीक, आप कह रहे हैं कि शायद वो स्टैंड न करें। अच्छा सर, राना साहब, ये तहरीक इंसाफ कहती थी कि सारे सियासी केसेस हैं
फिर ये शिकवा करती थी कि देखें जी कोर्ट्स में हमारे केसेस लग नहीं रहे, अब केसेस लग गए हैं तो आपके पास यूं लग रहा है जैसे स्ट्रेटजी है ही नहीं, आपने केसेस को हैंडल कैसे करना है। हमने माजी में जरदारी साहब के केसेस देखे, हमने नवाज शरीफ साहब के केसेस देखे, तो आप ये समझते हैं कि आप अदालतों के अंदर केस लड़के जो सियासी रिलीफ आपको चाहिए या वापस रिंग में जो आप वापसी चाहते हैं वो मुमकिन हो पाएगी वाया अदालतें? नहीं, देखें, जरदारी साहब ने तो अपने केसेस को उन्होंने खुद कहा था कि मैंने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि मैंने अदालतों को थकाना है। ठीक। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अदालतों ने इमरान खान के वकीलों को थकाना है। अच्छा। मिसाल के तौर पे उनके वकील कहते हैं कि जी हमने वकालतनामे पे दस्तखत करवाने हैं, तो पहले तो उसी पे एतराज लग के कोई महीना गुजार दिया जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि अच्छा जी एतराज दूर हो गया, अब 15 दिन बाद आपके इस केस की होगी कि जी आपने वकालतनामे पे दस्तखत कराने हैं, तो नहीं होंगे या होंगे। मैं कोई लफ्ज वो नहीं कहना चाहता, इससे ज्यादा मुझे अजीबोगरीब बात लगती नहीं कि एक शख्स को हक के दिफा के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये टकरे मारनी पड़ती है, और फिर अगर अदालतें कह दे और वो वहां चला भी जाए जेल तो वो वकील को वो नहीं मिलता है एक्सेस। तो ये तो क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा इस सिस्टम में इमरान खान के लिए कहीं पे कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ठीक। दूसरी चीज ये है कि इससे आप अंदाजा कर लेना कि वो जो नया केस बन रहा है तो पाकिस्तान के एक आला तरीन ओहदेदार या आला तरीन हुकूमती शख्सियत के ऊपर तो फर्द जुर्म लगनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की। ठीक। वो कहाँ चली गई? और वो इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग तो याद आ गई, तो वो जो लगनी थी फर्द जुर्म वो कहाँ गुम हो गई? ठीक। तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान का जो निजाम है, इससे अंदाजा कर लेना कि अगर शहबाज शरीफ की काबीना को फैसला करे तो अदालत कहती है कि काबीना के फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी। ठीक। लेकिन इमरान खान की काबीना करे तो वो उसके ऊपर अदालत एक्शन ले सकती है कि जी ये तो बंद उस पे लिफाफे पे दस्तखत हुए और ये हुए और वो हुए, वो पैसा जो एक अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के मौजूद है वो उसके ऊपर गबन और फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या इल्जामात लग जाए। ठीक है ना, वो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट के पास में वो जमीन के ऊपर वो तमाम चीजें मौजूद है, लेकिन इमरान खान चूंकि करप्ट है और उसने बहुत बड़ा डकैती की है, लेकिन जो माजी की डकैतियां उन पर कोई डिस्कस ही ना हो। बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ ये हो कि इमरान खान के नाम के साथ किसी तरह चोर डाकू लग जाए। वेरी राइट। आप कह रहे हैं कि तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दिखाई दे रही है। अब सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमने माजी में देखे इस किस्म के बहुत सारे केसेस कि नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर केसेस बने, लेकिन फिर हमने देखा कि कहीं और चीजें सेटल हुई तो अदालतों से भी बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ, बायोमेट्रिक भी आपकी वो एयरपोर्ट्स के ऊपर होना शुरू हो गई, बाकी चीजें भी हो गई। आप समझती हैं कि पीटीआई की स्ट्रेटजी ठीक है, उन्हें यहीं परसू करना है, यहीं परसू करेंगे तो यही मसला हल होगा अदालतों से? बहुत शुक्रिया उमर। मेरे ख्याल से देखिए सिलेक्टिव हमारे यहाँ अप्लाई होता है कानून, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जितने अरसे से हम कम से कम देखते आ रहे हैं, जब हालात बदलते हैं तो फिर उसके बाद केसेस हो या कोई भी रुकावट हमें उसके बाद नजर नहीं आती, बल्कि इनफैक्ट जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही होती हैं आपको वो भी ठीक होते हुए नजर आ रही होती हैं। सो जो उनके आम इंप्रेशंस उन सियासतदानों के रहे माजी में वो भी हमें तब्दील किए जा रहे होते हैं, जो उनके मुखालिफ रहे उनकी तरफ से भी। सो वही हालात वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं इस केस में भी। हालांकि अगर मेरिट के ऊपर इन केसेस को चलाया जाता तो जैसे मुनीब साहब अभी बात कर रहे थे, 190 मिलियन पाउंड एक गैर मामूली केस ज़रूर है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, मफादात के टकराव के हिसाब से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के मुकाबले में देखा जाए तो ये उसमें सर फहरिस्त आप रख सकते हैं इस केस को। सो ये ओवरऑल जिस अंदाज में इसको कैबिनेट से अप्रूव किया गया, ऐसी भी मिसालें नहीं मिलती हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि जब आपके दिन बुरे चल रहे हों, और हमारे यहाँ तमाम केसेस का माजरत के साथ अदलिया का बहुत एहतराम हम करते हैं, लेकिन उसका इन्हिसार होता है आपके हालात किस तरह के चल रहे हैं पॉलिटिकली, कितनी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सो उसी तरह फिर फैसले भी बहुत जल्द होने लग जाते हैं। जहाँ ये एक गैर मामूली केस है और मैं समझती हूँ कि हुकूमत एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एथिकल पोजीशन में होती है अगर ये केसेस मेरिट के ऊपर चलाए जाते हैं। सजाएं भी हो चुकी होती हैं जिसके ऊपर एक राय मुखालफत में राय भी बहुत कम होती, लेकिन हमारा जो इस टाइम पे अदलिया के हवाले से दीगर भी जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, खा वो जजेस के ट्रांसफ़र का मामला हो या दीगर, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया जो है उसकी इंडिपेंडेंस जहाँ पर क्वेश्चन में हो, फिर तमाम लीगल मामलात के हवाले से इफ्स एंड बट्स तो ज़रूर रहते हैं। सो यहाँ पर मेरिट की बेसिस पर जो चीज़ें हो सकती थी वो तमाम हमारे इस निज़ाम इंसाफ की जो इस वक्त उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से आई थिंक उन पर क्वेश्चन उठता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सना साहब, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये जो सियासी केसेस हैं, को पहली बार तो हम नहीं सुन रहे, ये माजी में भी होता रहा है,
लेकिन मसला ये है कि वही बात कि माजी में हमने ये देखा केसेस बने, उसके बाद आपकी सेटलमेंट हुई और आपकी सजा, देखे ना नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता थे, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मुल्क से बाहर भेज दिया। अब तहरीक इंसाफ का मामला भी उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। गो के 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद सिनेरियो काफी तब्दील हो चुका है अदालतों को लेकर। आप ये समझती हैं कि स्ट्रेटजी ठीक है, तहरीक इंसाफ को अपने केसेस पॉलिटिकली भी लड़ने हैं और लीगली भी लड़ने हैं, यही वे फॉरवर्ड है, यहीं से वे आउट आपको मिलेगा? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नई अदालतें बनाई गई हैं उसमें फर्क सिर्फ ये आ गया है कि पुरानी अदालतों में डंडा किसी और के हाथ में होता था और फैसला कहीं और से आता था, लेकिन अब जो वफाकी आईनी अदालतें हैं उसमें डंडा डायरेक्टली जजेस के हाथ में दे दिया गया है। वो जो चाहे फैसला कर देते हैं। जिस तरह आज सुपर टैक्स का फैसला आया है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि उसके ऊपर राय क्या होनी चाहिए और फैसला क्या है वो उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट भी करता है। अच्छा, 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। आपने भी बात मुझे थोड़ा सा इब्हाम आया आपके आर्गुमेंट से। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अदालतें और जजेस पहले से ज्यादा इंपावर्ड और तगड़े हो गए, आप ये कहना चाह रही हैं? आप ये चाह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम चलने से पहले ही बंद हो जाए तो चलेगा? कह देती हूँ मैं कह देती हूँ। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि अदालतें बहुत आजाद है तो मैं उससे बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करती हूँ। ना तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फोकल पर्सन हूँ और ना ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पर हूँ और ना ही मैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई कसीदा पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन आपने 2-3 चीजें कही। आपने भी कहा नवाज शरीफ साहब के साथ भी माजी में ये हुआ, जरदारी साहब के साथ भी ये हुआ। मेरा ख्याल ये है कि हमारी हिस्ट्री में जो कुछ था हमारे हाल में भी वही है और हमारे मुस्तकबिल में भी वही होगा। और उसकी वजह यह है कि जो बीज हमारे सियासतदानों ने बोए हैं वो हम आज भी काट रहे हैं और आज भी वही बीज बोए जा रहे हैं जो कि मुस्तकबिल में काटे जाएंगे। फरक होगी साहिबा के हवाले से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैं बड़ी उनकी अदब उनका करती हूँ, एहतराम उनका बहुत करती हूँ। लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं कि फरक जो बुशरा बीबी साहिबा माजरत के साथ बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि जी उनके हवाले से जो फैसले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त जिन केसेस को फेस कर रही हैं शायद उसमें उनका इतना कसूर ना हो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि सिर्फ एक शख्सियत फरक गोगी साहिबा को अगर वापस बुला लिया जाए तो वो केसेस खुल सकते हैं बुशरा साहिबा के जो माजी में मौजूद भी नहीं थे। तो इसलिए पहले हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी खातून खाना है, क्योंकि देखिए कुलसूम नवाज साहिबा थी, गनवा भुट्टो साहिबा है, इसके अलावा नुसरत भुट्टो साहिबा थी, किस्म की बहुत सी खवातीन हैं जो कि घरेलू खवातीन रही थी और सियासी शख्सियात की बेगमात थी, लेकिन उनका वो किरदार ना सियासत में रहा था ना माली फवाइद के हवाले से रहा था। तो बुशरा बीबी साहिबा को अपने लिए एक ऑपरेशन क्लीन अप करवाना बड़ा जरूरी होगा जो कि उनके किरदार के हवाले से होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब आप आते हैं सियासतदानों पे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मसले हैं। पहले उनका मसला ये था कि आप उनके केसेस नहीं लगवा रहे थे और उनके केसेस लग नहीं रहे थे, यही उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उनको ये लगता था कि जैसे ही केसेस लगेंगे फैसले आ जाएंगे उनके हक में। अब जब केसेस लगने शुरू हुए तो उनको खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उसके साथ अगली सांस में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें तो उम्मीद है, हमें तो पहले से ही पता है कि जो केसेस हैं उसके फैसले हमारे हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन देखिए जो कानूनी और आईनी रास्ता है उसको फुलफिल करना चाहिए। वो तमाम रास्ते को फॉलो जरदारी साहब ने भी किया था, 10-11 साल उन्होंने भी जेल काटी थी, नवाज शरीफ साहब ने भी किया था और यही वो कोर्ट्स थी जिन्होंने पहले उनको नाअहल किया था और यही वो कोर्ट्स थी जिन्होंने ये कहा था कि ये फैसला गलत था, यही वो कोर्ट्स थी जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी भी दी थी और यही वो कोर्ट्स थी जिन्होंने 40 साल बाद कहा कि जी वो फैसला गलत था। तो ये कहना कि जो कोर्ट्स है वो बिल्कुल 100% ठीक फैसला करती हैं, आईन और कानून के मुताबिक करती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इससे डिसएग्री करती हूं। बिल्कुल ठीक, डिस्कशन बड़ी जबरदस्त चल रही है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुनीब साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो चूंकि आप खुद भी आपका लॉ का बैकग्राउंड है, आप एक अच्छे वकील हैं, ये जो आज हामिद खान साहब जो लाहौर बार की पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, एक तो ये बताइए कि वो जजेस के ट्रांसफर वाला मामला कोई इस्तीफे आ रहे हैं नहीं या सतह खैरा है, और ये 184(3) के तहत वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं? ये तो मेरे जैसा काम शख्स भी समझता है कि अब ये जो डोमेन है वो विफाकी आईनी अदालत की है, इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ एक और भी बताएं, सुना है कि आप बता रहे थे कहीं के कोई तरमीम शर्मीम के ऊपर काम शुरू हो गया अगली के ऊपर। उसमें बस ये है, काम नहीं शुरू हो गया, काम डालने की तैयारी है। ठीक है, हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। ईद के बाद वो देखिए, जब दिल करेगा वो कौन सा उन्होंने मेरे आपसे इजाजत लेके करना है। आपको याद है जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो मैं वफाकी गुजरा एज सीनियर एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब, वो चंद जगहों पर उन्होंने कहा नहीं अभी तो हम बड़े मुश्किल से 26वीं को संभाल रहे हैं, और उसके 2 हफ्ते बाद 27वीं टेबल हो गई थी, किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया था। तो 28वीं के बारे में तो अब सारे खुद कह रहे हैं ना कि हाँ जी वो बस वो हो गया है, वो आ रही है, वो ये। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जहां तरमीम की जरूरत होगी वहां तरमीम जाएंगे, क्योंकि अब उसमें मार धाड़ नहीं होगी। जहां सिंपल लेजिस्लेशन की जरूरत होगी वो सिंपल मेजोरिटी से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास कर लिया जाएगा। बट
देखिए इशू ये है कि ये जो जजेस के ट्रांसफर का मामला था, 27वीं तरमीम के अंदर खालिस्तान आर्टिकल 200 को पर्पसली अमेंड किया गया और उसके अंदर कुछ चीजें इंसर्ट की गई। अगर आप उसका मुवाजना करें पिछले आर्टिकल 200 से और मौजूदा आर्टिकल 200 से, तो यू विल सी द डिफरेंस एक्चुअली, कि अब तो वो अगर आप नहीं करेंगे और वो मर्जी है जुडिशल कमीशन की कि वो बुलाए या ना बुलाए, और अगर जज एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है विद इन 30 डेज ऑफ टाइम। अब देखिए जज साहिबान कुछ अलहदा हुए हैं, याजुल एहसन साहब चले गए, शाह साहब चले गए, अतर मिनल्ला साहब चले गए। ये भी हो सकता है कि इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान में से कोई डिसग्रंटल्ड होके गए कि चलिए हम भी जा रहे हैं, जो कि फिलहाल तो ऐसी कोई इतला नहीं है। ठीक। लेकिन देखिए माजी के में अगर मैं कहूँ हमारी अदलिया बहुत ताबनाक उसका कोई माजी रहा है और बड़ा शानदार रहा है, तो वो भी झूठ पर मबनी होगा, ऐसा नहीं है। बड़ी गंदी हमारे मुल्क की अदलिया की, और ये खास तौर पे जो पिछले कुछ अरसे में। और अगर मैं ये कहूँ कि आज की अदलिया ने पाकिस्तान की अदलिया को दुनिया की 10 बेहतरीन निज़ाम अदल के अंदर ले गई है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। मसला यही है कि इतनी बुरी डिवीजन है कि खुद जज साहिबान के हवाले से कहा जाता था ये तो जी इमरान खान का फैन क्लब है। अच्छा ठीक है जी, लेकिन जो बाकी जज साहिबान उनके हवाले से, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बार रूम्स में होती है, यदि तो हुकूमत के जज हैं, ये जज तो जी एस्टेब्लिशमेंट के जज हैं, ऐसे नाम ले लेके ना बार रूम्स में बात की जाती है। मैं तो वैसे तालिब इल्म सुन रहा होता हूँ, तो ये जबान ज़दे आम है ये डिवीजन। तो आप किसको कहाँ करेंगे? और ये पिटीशन अगर वो ले भी गए हैं तो इसने क्या एंटरटेन होना है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, वो ले गए हैं अपनी तरफ से। जनाब हामिद खान साहब बहुत नामकील हैं, वो खुद ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों जरूरत महसूस की कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को वहां ले गए हैं। वहां तो बस यही होगा कि आपको पता है इट्स जस्ट अनदर कोर्ट। इतराज लग जाएगा, इस तरह से मामला जो है वो कहीं ना कहीं निपट जाएगा। अच्छा राना साहब मुझे बताइए कि गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है कॉन्फिडेंट भी है, ड्राइविंग सीट के ऊपर भी है, कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही। अवामी इश्यूज के ऊपर देखें, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, लेवी लगाए जा रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं है। जजेस का उन्हें ट्रांसफर करने की बारी आई, गवर्नमेंट की वहां पे भी मेजॉरिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती जरूर है हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीजें हैं वो आप जानते ही हैं। यहां पे तहरीक इंसाफ एज ए ऑपोजिशन अवामी इश्यूज से लेकर इन तमाम आईनी कानूनी पहलू वाले जो इश्यूज हैं उस पर नाकाम दिखाई देती है। उनके पास कोई प्लान नहीं है, ब्लैंक है, सिवाय टीवी के ऊपर बात करने के या ट्विटर या बयान देने के अलावा। देखिए जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है ना, तो वो तो एक ऐसी जमात बन गई है जिसके जो मेन लीडरशिप है वो या तो सजाएं हो गई, जो बाकी बचे वो फरार हो गए, जो बाकी और बचे उन्होंने माफी मांग ली। तो पीटीआई तो असल पीटीआई तो बड़े तरीके से खत्म कर दी गई है। तो ये जो लोग हैं ये तो हालात के मारे हुए लोग, और डेफिनेटली इनमें से अक्सरियत जो है उनमें किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो गिले पे पैर रख सके। और वो हर बंदा इमरान खान नहीं होता जो सारी तकलीफों को चूम के अपने गले में डाल ले। बाहर जो लोग हैं उनके वो और मसाइल। दूसरे आपने कहा कि ये हुकूमत ड्राइविंग सीट पे, तो मुझे तो लगता है हुकूमत वो क्या नाम है मुसाफिर है जो बस के आखिरी कोने के ऊपर है, वो जो उसमें हैंडल पकड़ के लटकी होती है वो है। अच्छा, ड्राइविंग तो कोई और है। ये तो वो शामिल वाजे हैं जिनके मौज मेला लगा हुआ है और सिफारती कामयाबियां खाते अपने डाल लें या जो मर्जी कर लें। तो इस गवर्नमेंट का तो छोड़ दें। बहरहाल मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि आज मुझे इत्तला मिली है कि K2 पहाड़ जो है वो सरक रहा है और तेजी से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जा रहा है। आपने इन्वायरमेंट की बीट को भी अब देखना शुरू कर दिया है। ये तो मौसम का या क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं। जी जी जी, वो मैं बता रहा हूँ कि K2 जो है उसकी सबसे बड़ी चोटी सरकते हुए देखी गई है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ, और ये वो पत्थर होगा जो आज दिल पे रखा जाएगा और कल 55 रुपए या 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाया जाएगा। अच्छा, तो ये कारकर्दगी है बसपा हुकूमत की। इसके पास इतना इख्तियार है कि पेट्रोल बढ़ा ले या कम कर ले, बाकी मामला छोड़ दें। वो आप कह रहे हैं कि बस की आखिरी सीट पे, ड्राइविंग सीट पे नहीं है। अच्छा, नहीं, आखिरी सीट पे तो बड़ी इज्जत वाली बात होती है। वो डंडे से पकड़ के नहीं लटके होते बच्चे, अक्सर जो जिनका 70% बस के बाहर होता है। हाँ। ये वो बच्चे हैं सारे, ठीक है, जो वो लटके हुए। और एक बस सुन ले, और मैं सना यहाँ बैठी है, छोटी बहन है अपनी, इन्होंने वो मोहतरमा भाई की गुफ्तगू को मैं कहूंगी मैं सुनती हूँ, आप बोलते रहे, मैं एंजॉय कर रही हूँ। इससे ज्यादा अच्छी पिक्चराइजेशन नहीं हो सकती जी। इन्होंने नुसरत भुट्टो साहिबा और बाकियों का और क्या नाम है
बीबी का, बुशरा बीबी का तो हम वो मुआवजा किया, तो दो चीजें मैं कर लूं, कह दूं। एक तो ये कि जो हम फराग होगी कहते हैं उसे पकड़ के लाएंगे तो ये खुल जाएंगे, तो जो असल कल्प्रिट है वो तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, बुजदार, उसे क्यों नहीं पकड़ते? वैसे उस्मान बुज़दार साहब तो पाकिस्तान के अंदर, ये बात आपने बड़ी दुरुस्त की अंदर है, और फराग होगी तो मैंने तो कहा कि सियासतदानों ने ये हाल किया है। मैंने तो कहा गिलानी साहब को क्यों अपनी बगल में उसको बिठाने की जरूरत थी, इसने पूरे सूबे का मजाक उड़ाया। मैंने तो कहा सियासतदान अपने आप को खुद हो रहे हैं। मैं सुन तो ले, आप तो फराग होगी को तलाश करने निकल गई थी। मैंने कहा कि उस्मान बुजदार इधर ही है, उसे पकड़े, उल्टा लटकाए तो आ जाएगा। और दूसरी बात यह कि जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी वो अफसर भी इधर ही है, उनको क्यों नहीं पकड़ते आपके? तुमने पैसे देके ट्रांसफर, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रेट्रिक जरूर बनाया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमने कि देखा कि गवर्नमेंट ये तो कहती है कि सिफारती सतह पे बड़ी कामयाबी हैं, बहुत अच्छी कामयाबी हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। टैक्स शॉर्टफॉल है आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले 9 महीनों में साल के जो है कम हो गई हैं, पेट्रोल डीजल महंगा है, लोड शेडिंग है। ये जो लेवी आप लगा रहे हैं, ये भी किसी जंग ने कहा था, ये तो गवर्नमेंट की डायरेक्ट टैक्सेशन है। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट जितनी कामयाबियों का दावा कर रही है, ग्राउंड पे उसको डोमेस्टिकली ट्रांसलेट कर पा रही है? पाकिस्तान का आम आदमी क्या बहुत खुश है? उसके मामलाते जिंदगी बहुत बेहतर है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो गया पहले से? नहीं जी, पाकिस्तान के अवाम के हालात इन बल्कि सिफारती किरदार से पहले भी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से पाकिस्तानी गुजर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में हाईएस्ट था पिछले 30 सालों में, हमारे लाइफ टाइम में। सो इसके अलावा खते गुर्बत से नीचे पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ती गई, और ये तमाम चीज़ें जो हुई, देखें इसको हम ऑप्टिमिज्म के एतबार से, एक तो पाकिस्तान के जो मॉरली जो पाकिस्तान का किरदार है इसके अंदर, फिर सिफारती तौर पे पाकिस्तान की जो प्लेसमेंट इंटरनेशनली हुई, आम तासुरात तब्दील हुए, उस हवाले से भी बात और सेलिब्रेट करती है गवर्नमेंट। लेकिन तीसरा हवाला होता है कि एक मुस्तकबिल का ऑप्टिमिज्म, कि अगर खित्ते के अंदर पाकिस्तान का किरदार बढ़ता है तो उसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन माजी में पाकिस्तान इस किस्म की का रोल अदा एक मुख्तलिफ लेवल पर लेकिन करता रहा, उसको हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ट्रांसलेट नहीं कर सके हैं। सो इससे हम इस प्रोसेस से किस हद तक इस हवाले से उम्मीद रखें, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन हुकूमत यकीनन नज़रअंदाज नहीं कर सकती पाकिस्तान के अवाम के जो इस वक्त हालात हैं। अब मजीद अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल नजर आएगी। बजट किस तरीके से कोई आम आदमी चलाएगा, इसको एड्रेस किए बगैर ये तो तसव्वुर नहीं करना चाहिए हुकूमत को कि अपनी तवज्जो को वो एक तरफ रखें। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़ास खतरा नहीं इस वक्त लगता, कि उनको नजर आता है कि ये लोग मोबिलाइज कर लेंगे लोगों को। क्योंकि जब आप इतने डिवाइडेड होते हैं कि एक ऑपोजिशन का अलायंस भी आप बना लेते हैं जिसमें चकजई साहब शामिल हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, तो उसमें एक दो नुक्तों के ऊपर आप कहना ये चाह रही हैं कि गवर्नमेंट को फिलहाल किसी किस्म का, वो बेशक जो मर्जी करें, दूर दूर तक कोई खतरा नहीं अवाम से होना चाहिए, और हर वक्त होता है हुकूमत को, और अवाम हमारे यहाँ हमेशा अपने लिए आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन एक मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक चलना हुकूमत के खिलाफ और महंगाई के हवाले से, उसका खतरा नजर नहीं आता। एक हुकूमत ने इतनी स्पेस नहीं दी कि किसी किस्म का एहतजाज किया जाए, और हमने देखा मुख्तलिफ मौके पर हल्की फुल्की अगर कोशिश भी हुई। लेकिन दूसरी तरफ जब आप क्लेम करें कि आप पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उस वक्त आपकी फिर एक जो ग्राउंड के ऊपर काम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आप एक गैर मामूली तौर पर जो है वो पॉपुलैरिटी क्लेम करते हैं, और उसमें काफ़ी हद तक हमें हकीकत भी नजर आती है कि आप सर्वे करें अक्रॉस पाकिस्तान कि पीटीआई हैज़ पॉपुलैरिटी अक्रॉस द कंट्री, जो कि गैर मामूली बात इस तरीके से है कि सूबों की हद तक हमें पॉलिटिकल पार्टीज की पॉपुलैरिटी नजर आती थी। सो पीटीआई की सूरत हाल ये है कि वो रिड्यूस होकर उनकी इस वक्त पोजीशन ये बन चुकी है कि डॉक्टर की एक्सेस दी जाए या मुलाकातें बहाल करवा दी जाए। कहाँ वो उनकी डिमांड थी कि लीडर को रिहा किया जाए, रिहाई फोर्स बनाएंगे। अब तो खान साहब की बहनें अडियाला के बाहर खड़े होकर पार्टी के ओहदेदारों से शिकवा कर रही होती हैं। बदकिस्मती पीटीआई की ये है कि इतनी पॉपुलैरिटी के साथ भी एक नज़्म ज़ब्त नहीं है, वो भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए जिस तरह गवर्नमेंट ट्रांसलेट। क्योंकि दीगर पार्टीज में उमर, आप जो पहले सना भी बात कर रही थी, हमें ये नहीं नजर आया कि फैमिली पार्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ बयान दे दे आके, या फैमिली इस किस्म का बयान दे रही हो जहां पार्टी के रहनुमा, ओहदेदार और कारकुन आमने सामने आ रहे हो। सो एक जो बदएतमादी की फजा कायम की है वो आई थिंक एक तो फैमिली का फैक्टर, जब उनके जज्बात इन्वॉल्व हो जाएं और पार्टी के पास कोई इख्तियार नहीं है। हमने तो सुना था अचकजई साहब भी इस नौबत पर आ गए थे कि वो इस्तीफा ही दे दें। सो आई थिंक कोई ओनरशिप नहीं लेना चाह रहा पीटीआई की फैसला साजी के हवाले से, और कारकुन को गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राणा साहब जो बात कर रहे थे बस के बाहर हैं, यहाँ बस चल रही है, पता नहीं बस चला कौन रहा है, इसमें कौन बैठा है, चला कोई राय नहीं है, चला कोई राय नहीं। सबको पता है कि चल कैसे रही है, बस ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बड़े जबरदस्त आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन जरा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा सना साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट है उसके सामने जब हम किसी ऑपोजिशन को देखते हैं जो अब सा बात कर रही है, बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन कोई इस वक्त ना कोई एक्टिविटी कर रही है। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर महंगाई मार्च भी हुए, बिलावल साहब भी मार्च लेकर आए, मरियम साहिबा और हमजा भी निकले,
इस गवर्नमेंट को वो चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा। आप लेवी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा देते हैं, आप बाकी किस तरह से लोगों के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, गवर्नमेंट कोई उस पर परेशानी का सामना नहीं कर पाए। आप ये समझती हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको दूर दूर तक कोई चैलेंज नहीं है, वो जो चाहें, जैसे चाहें, जो फैसला लें, सते खैरा है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये तो बात दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन दो बहुत बड़े लतीफे हैं पाकिस्तान के, स्पेशली 2024 के बाद से। 2024 में जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, जैसे अभी अफसा भी कह रही हैं, वो सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर तो थी, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सकी, और जिसने हुकूमत बनाई वो पॉपुलर नहीं थी। इस वक्त सिचुएशन दोनों की उल्टी हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिला था 2024 में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बना सकते थे। पीपल्स पार्टी गई थी पीटीआई के पास, लेकिन उन्होंने उस वक्त उस ऑप्शन को अवेल नहीं किया, और जब उन्होंने उस ऑप्शन को अवेल नहीं किया तो उसका खुमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक फेस कर रही है। जहां तक बात है महंगाई की, तो देखिए दूसरा बड़ा लतीफा यह है कि हम एक साल तक इस हुकूमत के आने के बाद ये सुनते रहे कि जी महंगाई कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है। जब मईशत दानों ने नंबर सामने रखे तो पता ये चला कि महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। यानी कि एक मरीज है और वो बिस्तर मर्ग पर है, उसकी सांसें बस थोड़ा देर से निकलेंगी, फौरन नहीं निकलेंगी। तो इसका मसला यह है कि आप जो लोगों को बयान कर रहे होते हैं वो एग्जैक्टली वो पिक्चर नहीं होती जो कि बतानी चाहिए। आपको आवाम को कॉन्फिडेंस में देना चाहिए कि आपको इतने अरसे तक पेट पर पत्थर बांधने पड़ेंगे और आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी। नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब को भी हम देखें, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि जी सब कुछ ठीक हो जाता, जो हमारी 2 साल की मेहनत थी वो ठीक हो जाती, लेकिन क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई इसलिए हम दोबारा वहीं पर आकर खड़े हो गए। भाई ईरान और अमेरिका की जंग ने कहा था कि आप 30 दिन के रिजर्व रखिए अपने पास पेट्रोलियम मसनूआत के, आप 90 रोज पे क्यों नहीं ले जा सके? उसके बाद अब आप 2 दिन पहले ये कह रहे हैं कि हम 90 रोज पे लेके जाएंगे। अगर आप फ्यूल के एक्सपर्ट से बात करें तो वो कहते हैं आपके पास इतनी जगह ही नहीं है, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप 90 रोज के रिजर्व रख सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि पहले हमें सोचना चाहिए और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, लेकिन असल मसला यह है कि हम आवाम को एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बता रहे। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मईशत के हवाले से बात हो रही है वो एग्जैक्टली वो नंबर्स नहीं है। हम बॉटम को टच करे थे 2024 में इकोनॉमी की, लेकिन बॉटम से हम नीचे और मजीद नहीं जा सकते थे। आपने थोड़ा सा बेहतर करना था, लेकिन जहां पर हमें ग्रेड करना चाहिए हम अभी भी उस पोजीशन पर मौजूद नहीं है। ठीक, वेरी राइट। अच्छा मुनीफ साहब, ये सिफारती कामयाबियों को लेकर तो बड़ी अच्छी बात है, सब अप्रिशिएट करते हैं। जहां पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा तो हम सबकी इज्जत में इजाफा है, लेकिन जो नंबर है इस वक्त, ये गवर्नमेंट आई थी कि हम जो है अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने के लिए आए हैं। अब 3 साल इस गवर्नमेंट को हो गए हैं। जो कहते थे कि इमरान खान के दौर में हम आइसोलेटेड थे सिफारती महाज के ऊपर, चलें अब आप आइसोलेशन से तो निकल आए हैं, लेकिन जो नंबर ग्राउंड पे नजर आ रहा है, जिस तरह टैक्स शॉर्टफॉल, मेरे सामने ये नंबर है कि 700 अरब रुपए की कमी हुई, उसमें शॉर्टफॉल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 33% की कमी है, लोड शेडिंग सारी। फिर कहते हैं जी जंग है, तो जंग तो तहरीक इंसाफ के दौर में यूक्रेन वॉर भी थी। आप ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट जिन कामयाबियों को क्लेम करती है वो ग्राउंड पे नंबर भी उसको सपोर्ट करता है, और वाकई अब जो है वो उन्होंने अपनी रियासत को बचा लिया है सियासत को कुर्बान करके, तो उन्होंने डोमेस्टिकली उसको ट्रांसलेट किया है जिसका इंपैक्ट नजर आ रहा है? देखिए, ये जो नोशन है ना कि हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत बचा ली है, ये सेल करता है कोई पहले 6-8 महीने, 1 साल। अच्छा। जो पहला चले पीडीएम का दौर है, मैक्सिमम आप ये कर लेना कि चले जी उसमें आपने कर दिया और वो चले ठीक है, एक बहुत इश्यूज थे, फिर आपने नोज टाइप पे था, आपने IMF से जाकर मिन्नत समाजत करके उनसे लिए, किसी तरह एक ब्रीदर ले लिया। लेकिन उसके बाद जो ये हुकूमत है, आप इसमें देखें ना कि सतह गुर्बत इस वक्त जो है, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, रिकॉर्ड सतह गुर्बत, जो फिगर्स आप बता रहे हैं, टैक्स का शॉर्टफॉल अपनी जगह, और उसकी हालत ये है कि फिर अब आप फिर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर आप बेतुका टैक्स लगाई जा रहे हैं, वो कोई हमसे एग्री करे या ना करे, जिसकी वजह से अवाम का कबाड़ा हो रहा है। क्योंकि जब आपका शॉर्टफॉल एक जगह पर होता है, आप वो नए नए इशू निकालते हैं एवेन्यूज के, जहां से लोगों के ऊपर टैक्सेशन की जाए ताकि आप अपना शॉर्टफॉल पूरा करें। यही काम बिजली के ऊपर भी आपको नजर आएगा। गो के गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो बिजली की कीमत कम कर दी है, लेकिन अब जो स्पॉट पर आपने खरीदी है ये गैस आप खरीद रहे हैं, ये उस रेट पर तो नहीं खरीद रहे जिस पे नॉर्मल खरीदते हैं। ठीक है, जंग इज अ फैक्टर, बिल्कुल फैक्टर है, जिसपे जब होगा आपको मजबूरी में फिर स्पॉट पे खरीदनी पड़ती है ना, तो वो मार्केट से जो नॉर्मल एवरेज मार्केट रेट है उससे महंगी गैस आती है। जब महंगी गैस आएगी और उन प्लांट्स में जाएगी, कंज्यूम होगी, तो इनवेरिएबली दैट विल प्रोड्यूस महंगी बिजली। अब इशू ये है कि अब हुकूमत के पास ये कहने के लिए नहीं है कि जी हम स्टिल वी आर इन दैट फेज। और देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर वाला ये जो एक सारा नोशन है ना,
ये आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक देते हैं मैक्सिमम कि जी हमने बुनियादी जो अपने आंकड़े हैं, जो नंबर है, उनको जी हमने ऐसे ठीक किया। क्या आम आदमी की सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ा है इस हुकूमत के आने के बाद? जवाब है नहीं। क्या आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ी है? जवाब है नहीं। अभी जिस तरह हमारी बहन कह रही थी कि जो इन्फ्लेशन है, जो हम या इन्फ्लेशन कंट्रोल रही, अच्छा जी थी, लेकिन वो कीमतें बढ़ने की रफ्तार है, ठीक, और कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं। बस ये है कि पहले अगर 100 की स्पीड से थी तो अब वो 90 या 80 की स्पीड के ऊपर आ गई। चले जी, मैं कहता हूँ 50 पे आ गई, 40 पे आ गई, मुझे खुशी है कि ठीक है जी, आपने उसकी रफ्तार कम की, लेकिन आपकी इकोनॉमी अभी भी अगर चले, आपने कहा वी आर, अंग्रेजी में कहते हैं वी आर आउट ऑफ द वुड्स, तो उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जी हमारी इकोनॉमी पता नहीं 4% पे ग्रो करेगी। फ्रैंकली जो इस वक्त इंडिपेंडेंट जो मईशत को समझते हैं, मईशत मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं उनकी बातें सुनूं और एज इट इज आपके सामने रखूं, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ये फिगर भी कोई इतना हौसला अफजा नहीं। उस फिगर के साथ खासकर ये जो पोस्ट वॉर इंपैक्ट है वो जरा ज्यादा है। राना साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो ज़ाहिर ये कह रही है कि हमने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, हमने सिफारती कामयाबियां भी समेटी हैं, तो फिर तो ये नजर आना चाहिए कि गवर्नमेंट ये लोगों में ज्यादा मकबूल हो गई है, उसने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को रिप्लेस कर दिया है, और अब तो लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, और वो खुश हैं जो वो वादे दावे करके आए थे। 3 साल काफी होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, पिछला 1 साल और 2 साल ये मिला के। नहीं, सिफारती कामयाबी तो हमारी तब अरूज पे पहुंच गई थी जब यूएई ने हमसे $2 बिलियन वापस मांगे थे। अच्छा। और तब भी पहुंच गई थी जब हमारे जेरे नगी अफगानिस्तान ने हमें आके निकालनी शुरू कर दी थी। सिफारती कामयाबी तो हमारी तब भी अरूज पे थी कि अब हम चीन को मनाने के लिए हम जरदारी को भेजना पड़ता है। इंडिया से तो हमारे मामला वैसे ही खराब है, तो पहले साड़ी सिफारतकारी वही हालात थे जिसमें हमने एक अच्छा रोल अदा किया, दुनिया को हमारे तक मुतवज्जा होना पड़ गया। ठीक। सिफारतकारी तो ये थी कि वो जो यूएई के $2 बिलियन जिस तरह उन्होंने बदीद होके लिए हमसे, तो हमारी तो सिफारतकारी वहां मुझे ऐसा लगा कि बहुत हो चुकी है कोई नहीं। और ये जो हम जुमला कहते हैं हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचा ली, तो रियासत से मतलब क्या? आपके अपनी जायदादें, आपके अपने ऊपर बने हुए केसेस, आपके बच्चों के कारोबार, आपके बाहर बंगले, आपके बैंक अकाउंट, रियासत से मुराद ये है? वो तो बचा लिया आपने। ये बिल्कुल सही बात है। अगर ये रियासत है तो फिर आपने बचा ली रियासत, वरना रियासत तो प्रैक्टिकली तबाह हाल हो चुकी है। भूखे मर रहे हैं लोग, लोगों के पास खाने को नहीं है, और आप ढूंढते हैं कि कोई बंदा मुतमईन तो नहीं है। ये इन्होंने सोलर लगाया, इससे इन्हें फायदा हो रहा है, इधर टैक्स लगाओ। बिल्कुल ठीक। आप तो ढूंढ के लोगों को अजियत पहुंचाने के लिए बैठे हैं और बदला ले रहे हैं कि तुमने 8 फरवरी को हमें वोट नहीं दिया था, हम तुमसे इंतकाम लेंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम भूखे मरो, हम तुमसे 1200 करोड़ का तैयारा खरीदेंगे अपने, और हम फिरेंगे मुल्कों हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ठीक है ना? कौन सी आपने जनाब रियासत बचा ली और कौन सी आपने सिफारती कामयाबियां हासिल कर ली? वेरी राइट। आप कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए जो है वो मसाइल बढ़े ही हैं। अच्छा, अब साहब भाई फील्ड मार्शल साहब को, जिनकी वजह से ये ईरान अमेरिका वॉर के अंदर हम रेलेवेंट हो गए। अदरवाइज आपका तो आलम ये है कि आप शबाशी साहब की वजह से आप ये भी क्रेडिट जो है वो इस गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते। अच्छा, आप साहब मुझे बताइए कि जब हम कंपैरिजन करते हैं पिछली गवर्नमेंट का और मौजूदा गवर्नमेंट का, उनके यहाँ भी यूक्रेन वॉर आई, कोरोना का एक बहुत बड़ा उस क्राइसिस आया, ये जो मौजूदा सिनेरियो 3 साल का जब हम देखते हैं, तो क्या आज एक आम पाकिस्तानी जो डीजी खान में बैठा हुआ है, बलुस्तान में है, सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उसकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट अगर दोनों की गवर्नमेंट्स की मैनेजमेंट देखें, तो क्या इस गवर्नमेंट ने ज्यादा रिलीफ दिया है? इस गवर्नमेंट ने ज्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की है, बेहतर डिलीवर किया है पिछली गवर्नमेंट की निस्बत? काम कहें हाँ, जो ये दावे वादे कर रहे थे, ये उनसे बहुत बेहतर तौर पे आज लोगों को जो है वो आउटपुट दे रहे हैं। उमर, देखिए तीनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की हैं, और तीनों की जो ट्रीटमेंट था, जिस अंदाज में उसको डील करना था, वो मुख्तलिफ था। कोरोना के हवाले से आपने जिसको हम कहते थे कि लॉकडाउन जिस तरीके का लगाया था, वो उसकी स्पेसिफिकली उसको हम क्या उस वक्त कहते थे कोरोना के हवाले से, जो खान साहब के दौर में स्मार्ट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन जो था, वो एक दुरुस्त फैसला साबित हुआ बाद में, और वो बड़ा बर वक्त फैसला था, लेकिन वो आपके कंट्रोल में था उस वक्त के आपने किस तरीके से इस मामले को मैनेज करना है।
आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसने तो पूरी दुनिया को बहुत परेशान किया है। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो एक तरह से स्टैंड स्टिल पर आ गई। ताइवान जैसे ममालिक को भी आप देखें वो किन बातों के ऊपर इस वक्त गौर कर रहे हैं। और जिस तरह पहले बात हो रही थी कि यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे तो ये हमारी सफारतकारी की नाकामी है, मेरे ख्याल से इसको तो यूएई के पार्ट पर उनकी सफारतकारी की नाकामी के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान ने इस हवाले से जो कंसर्न जाहिर किया, एक तो यह है कि इसका इंपैक्ट हम जैसी वल्नरेबल इकोनॉमी और हमारे लोगों के ऊपर बाकी मुल्कों से ज्यादा बदतर होगा, जो ऑलरेडी हो रहा है। तो ये एक कंसर्न था सिफारती तौर पे इसमें प्रोएक्टिव होने का। दूसरी एक बात यह है कि मेरी नज़र में उमर, इसको हम इतनी वैल्यू नहीं देते। लोग कहते हैं कि हमें हासिल क्या हो रहा है इस सबसे, हम इस्लामाबाद एक हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं, हमें क्या हासिल हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में अगर तासुर तब्दील होता है तो उसके लॉन्ग टर्म बहुत सारे फवायद ये होंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हम नहीं ला सके एक गैर मामूली प्लेटफॉर्म फराहम करने के बावजूद भी। पाकिस्तान में एक जो SIFC का प्लेटफॉर्म बनाया गया था, इस फोरम के जरिए बहुत ज्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि कॉन्फिडेंस मिलेगा बिजनेस कम्युनिटी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन हम नहीं ला सके। तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी और दीगर हालात है वो उसमें आड़े आते रहे। पाकिस्तान अगर पीस मेकर के तौर पर सामने आता है तो एक दुनिया के आगे इंप्रेशन तब्दील होता है, और ये वैसी चीज़ है जिसमें हमने काम नहीं किया और भारत बिलखसूस अपने लिए लॉबिंग करता रहा बहुत सारे पैसे लगा के। तो नेचुरली कुदरती तौर पर अगर हमारी सिफारती पॉलिसी ने इस चीज को सपोर्ट किया है तो आई थिंक दैट इज अ विन विन। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज के ऊपर फोकस करना होगा। जो उनका एक रवैया रहा कि हमने ऑपोजिशन को खामोश करा दिया है, प्रोटेस्ट कोई हो नहीं रहा तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलतफहमी साबित होगी। लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ अगर फौरी तौर पर नहीं दिया जाता तो एक नेचुरल सेंटिमेंट उभरेगा। उसके लिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोक कर भी रखें, उनके ओहदेदारों को एहतजाज ना भी करने दें, उनको NOC ना फराहम करें, वो एक तरफ रह जाता है। वो फिर लीडरलेस जो मूवमेंट है उसकी तरफ जा सकते हैं, वो जरा ज्यादा खौफनाक हो सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने चारों मेहमानों का, मुनीफ फारूक साहब का, इसार राना साहब का, सना मिर्जा साहबा का और अफसा कोमल साहबा, चारों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें आज वक्त दिया। और नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।